आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यानी किताबें और कब्रें भी हमें बहुत कुछ बताती है, इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है बहुत ही संक्षेप में। तो आइए हम शुरू करें आज का वीडियो लेक्चर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जिसको वेद कहा जाता है। वेद मतलब होता है कि अच्छी तरीके से सुनकर बोला जाने वाला जो मंत्र होता है उसका संग्रह जो है उसी को क्या कहा गया है, वेद कहा गया है। तो वेद मुख्यतः 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता मुख्य हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता को कहा गया, इंद्र युद्ध के देवता थे और सोम एक विशेष प्रकार का पौधा था जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, उसके जो देवता थे उसे सोम कहा गया। आगे बढ़ते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी और किस तरीके से की थी? आचार्य जो होते थे, यानी कि जैसे आप लोगों के शिक्षक हैं या फिर और भी कह सकते हो कि ट्यूटर वगैरह, जो भी आप कह लीजिए वो आपको पढ़ाते हैं, वो लिखवाते हैं और फिर उसके बाद आप उन्हें याद करते हो। लेकिन इस तरीके से ये परंपरा पहले नहीं थी। पहले ये होता था कि इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर यानी कि स्वर के साथ उन पाठों को कंठस्थ करवाया जाता था और फिर आगे इसी तरीके से वो चलता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। प्राक संस्कृत यानी प्रारंभिक संस्कृत, या वैदिक संस्कृत भी उसे ही कहते हैं, जो जिससे वेद की रचना हुई है। लेकिन आज जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो इससे अलग है। देखिए जरा संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से, किस परिवार से? भारोपीय परिवार से, यानी भारत और यूरोपीय परिवार से ही भाषा है। यानी कि जिस परिवार से के भाषा संस्कृत है उसी परिवार की भाषा ये सभी हैं: अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन इत्यादि। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में मातृ कहते हैं, उसी को हिंदी में हम माँ कह देते हैं और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषाओं की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण यानी कि सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं जिन 2 नदियों का जिक्र किया गया है, ब्यास और सतलुज, उसको देखते हैं मानचित्र संख्या 1 पर। अब ये देखिए यहाँ पे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं सतलुज नदी और ब्यास नदी। इन्हीं के साथ ऋषि विश्वामित्र की वार्तालाप हुई थी। उन्होंने इनसे स्तुति की थी रास्ता देने के लिए। तो आइए हम देखें उनकी
क्या वार्तालाप हुई थी इन नदियों के साथ। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेष जैसे कि सिक्के, बर्तन इत्यादि के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि देवियों के द्वारा के रूप में पूजित दो नदियाँ जिसको अभी हमने मानचित्र में देखा, उनके साथ क्या वार्तालाप हुई है इसको जरा हम यहाँ पे देखते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चारते हुए दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त मतलब जो तेजी होती है उसको स्फूर्त कहते हैं। तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, अब नदियाँ क्या जवाब देती है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब विश्वामित्र जवाब देते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदिया कहती है कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब इतिहासकारों का मानना है कि ये रचना उस जगह पे हुई है जहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं, और जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब अगर बात करें कि ये इन दोनों नदियों यानी कि सतलुज और ब्यास के अलावा और नदियों का जिक्र किया गया है, तो उसमें जो नदियां हैं वो है सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। गंगा और यमुना की अगर बात करें तो इसका सिर्फ एक ही बार जिक्र किया गया है, एक ही बार उल्लेख किया गया है। अब आगे देखें, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। जौ जैसी, जैसे गेहूँ और भी जो इतने 3 से 4 महीने में तैयार हो जाने वाली फसलें होती थी, ऐसी फसलों को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जो जीता हुआ धन होता था उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। घी, अनाज के अलावा कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, यानी कि जैसे बाद के राजाओं ने अपनी अस्थाई सेना बनाई उस तरीके से इस समय में कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, यानी कि सभा का आयोजन होता था और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब अगर बात करें लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, लोगों का वर्गीकरण उसके काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। जैसे काम के आधार पर भी किया जाता है, जैसे शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, पुरोहित जो पूजा पाठ करने वाले, इस समय की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से भाषा के आधार पर भी मैथिली भाषी, हिंदी भाषी, उर्दू भाषी,
इस तरीके से परिवार के आधार पे भी, निवास स्थान के आधार पे, जैसे बिहारी, उत्तर प्रदेश के निवासी, मध्य प्रदेश के निवासी, इस तरीके से बंगाली, तो अलग अलग आधारों पे ये किया जाता रहा है। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। दो तरह के लोगों का काम के आधार पर, पुरोहित जिनका काम था यज्ञ और अनुष्ठान करवाना, और दूसरे थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जो कि बाद के समय में हुए। इनकी ना तो कोई राजधानियाँ होती थी या ना ही महल में रहते थे। जैसे कि बाद के राजा राजधानियाँ बनाने लगे और महलों में रहने लगे थे। ना इनके पास अपनी सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। बाद के राजा ये सब सारे काम करते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, यानी कि उसको कोई ना कोई अपॉइंट करता था, कोई ना कोई उसको जो है ना उस गद्दी पे बिठाता था, यानी कि उसका चुनाव होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन और दूसरा था विष। जन का प्रयोग तो आजकल भी किया जाता है, और विष जिससे वैश्य बना है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं हमें। पुरुजन, विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। इसमें से भरतजन के विषय में इसी में हमने पढ़ा है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास का स्त्रीलिंग है दासी, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो आइए देखते हैं कि क्या विकास हो रहा था। अब सबसे पहले इस पृष्ठ पे ये चित्र देखिए। ये जो आप देख रहे हैं यह है ताबूत शवाधान, जिसको शिष्ट कहा जाता है। एक बड़ा सा सुराख है, पोर्ट हॉल इसको कहते हैं। ये देखिए यहाँ जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। और उसके बाद अगर ये देखें तो ये घोड़े के लिए प्रयोग किया जाने वाला था, और ये है कुल्हाड़ी, और यहाँ पे यह है कटार है। तो अब इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। यह शिलाखंड महापाषाण महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थरों का जब उपयोग किया जाने लगा तो तब उस काल को महापाषाण काल कहा जाता है। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से, यानी बड़े इत्मीनान से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम देखते हैं महापाषाण पुरास्थल को, मानचित्र 2 में। अब ये देखिए यह है महापाषाणिक स्थल। एक है ब्रह्मगिरी और दूसरा है आदि चन्नलूर, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 मुख्य यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास केस में, यानी खास तरह के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था।
जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर के सोने के गहने। अब देखिए, बात अगर करें हड़प्पा के शहरों की, तो हड़प्पा के शहरों में लोहे के का प्रयोग नहीं हुआ था, वहाँ तांबे का प्रयोग हुआ था, क्योंकि लोहे के प्रयोग का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तांबा टीन का प्रयोग हुआ था, कांसा का प्रयोग हुआ था, इसलिए हड़प्पा कालीन सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है, एक कब्र में कम और दूसरी कब्र में ज़्यादा। अब देखिए, आइए हम पहले देखते हैं ब्रह्मगिरी को, मानचित्र 2 पर। ये देखिए, यह है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी वह स्थान है जहाँ पे महापाषाणिक स्थल कब्रों के निशान मिले हैं। तो अब आइए आगे। अब देखिए, इस ब्रह्मगिरी को जिसको अभी हमने मानचित्र में देखा, यहाँ पे एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि एक जो है ना, किसी अच्छे व्यक्ति, अमीर व्यक्ति का होगा, यानी कि धनी व्यक्ति का होगा, और दूसरा जो शव होगा वो किसी साधारण व्यक्ति का होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ सरदार थे तो दूसरे उसके अनुयायी, यानी कि उनके आज्ञा का पालन करने वाले। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव भी उसी में, जो पृष्ठ संख्या 14 पर मानचित्र है वहाँ पे, यहाँ पर लगभग है। अब देखते हैं थोड़ा इनाम गांव है कहाँ। देखिए, इसमें इनाम गांव, ये देखिए यहाँ पे है ब्रह्मगिरी, यहाँ ये देखिए, यहाँ ये है ब्रह्मगिरी, और यहाँ है ये इनाम गांव। तो इनाम गांव के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अभी हमने देखा इनाम गांव को मानचित्र 2 में। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े किनारे एक जगह है। भीमा एक मुख्य नदी रही होगी, और उसी के पास उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। सब यानी कि लाश के जो पैर थे वो मुड़े हुए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कब्र है यानी कि कंकाल है, कंकाल आखिर हमें बताते क्या हैं। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। कंकाल, अब ऐसे ये कैसे पता चलता है कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो कभी कभी कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन
ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है हड्डियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, उनका कटी प्रदेश यानी कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने एक पुस्तक रची, चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान यानी जिसमें 206 हड्डियां बताई गई है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः यह भी हो सकता है कि चरक ने अपनी गिनती में दांत, पसलियाँ इत्यादि को भी, कार्टिलेज इत्यादि को भी जोड़ लिया होगा। तो इस तरीके से यह हमने देखा। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों को की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे सबूत मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। अब देखते हैं और कुछ बाकी जगह पे और क्या होता था। एटलस अगर आपके पास हो तो आप उसमें देखिए चीन को। यहाँ पे क्या था कि लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, जैसे क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां उनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कभी गलती होती होगी या नहीं होती, बिल्कुल होती होगी गलती, ऐसा भी होने की संभावना बनी रहती थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब आगे देखते हैं इसके अभ्यास को। सूक्त क्या है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। यज्ञ, यज्ञ अनुष्ठान को कहते हैं। दास यानी कि गुलाम। महापाषाण, महापाषाण मतलब होता है कि सजाए गए पत्थर, या हालांकि नहीं होगा। महापाषाण का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, और रथ का प्रयोग किया जाता था। युद्ध में इनका प्रयोग होता था। वाक्यों को पूरा कीजिए। डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। डैश के लिए यानी कि युद्ध में और बाकी अपने कार्य इत्यादि करवाने के लिए भी किया जाता था। डैश में महापाषाण पाए गए। इनाम गांव और ब्रह्मगिरी, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे। तो देखिए, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का जन ये एक तरीके से सुरक्षा का काम किया जाता था, और वो जन सजाने का भी काम कभी कभी ले लेते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल शव के लिए होता था, यानी कि पोर्ट होल का इस्तेमाल नीचे जाने के लिए, सब जहाँ पे सब रखे जाते थे। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? देखिए, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के इत्यादि खाते थे, और वो मांस भी खाते थे, और साथ ही साथ फल इत्यादि भी खाते थे। तो इस तरीके से हमने ये देखा, और बाकी जो ये प्रश्न के उत्तर हैं इनकी चर्चा कभी और करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो अभी के लिए
फ़िलहाल विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।